यूपी उपचुनाव को लेकर जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में 7 सीटों पर जिस तरह से कुल 88 उम्मीदवार हैं, उनमें से 18 दागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बता दें 15 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, तो वहीं इसमें से बीएसपी के जो 7 प्रत्याशी हैं, उनमें से 5 प्रत्याशी दागी हैं। एसपी की बात करें तो उनमें से 6 में से 5 प्रत्याशी दागी निकले हैं और कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। इसके साथ ही 22 निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं, जिनमें से 3 पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो वहीं कुल 34 उम्मीदवार करोड़पति भी। तो जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये खुलासे हुए हैं कि 7 सीटों पर यूपी के जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, 88 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार भी कई ऐसे उम्मीदवार जो दागी हैं, करोड़पति हैं। तो बीएसपी के सभी उम्मीदवार आपको बता दें करोड़पति हैं, एसपी के 5 उम्मीदवार करोड़पति हैं और बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो इनके 4 प्रत्याशी करोड़पति और निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो 6 ये संख्या है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ वो प्रत्याशी जिन पर दाग लगा है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है, तो दूसरी तरफ वो प्रत्याशी जो काफी करोड़पति हैं। और ऐसे में जो रिपोर्ट एडीआर के सामने आई है 7 सीटों पर इन 88 कुल प्रत्याशियों को लेकर, उसके मुताबिक इस बार 18 दागी उम्मीदवार हैं और गंभीर आपराधिक मामले जिनके ऊपर दर्ज हैं, उनकी संख्या 15 है। तो 15 उम्मीदवार ऐसे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इनमें से अगर पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले एडीआर रिपोर्ट में सामने आया है, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके 6 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी ऐसे हैं कि दागी हैं। सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 6 में से 5 ऐसे प्रत्याशी जो दागी हैं और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 6 में से 1 प्रत्याशी। बीजेपी का इसमें अभी तक नाम नहीं आया है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो 22 निर्दलीय उम्मीदवार हैं इन 88 उम्मीदवारों में। उनमें से 3 आपराधिक मामले जिन उम्मीदवारों पर दर्ज है, लेकिन वहीं कुल 34 ऐसे उम्मीदवार जो कि करोड़पति हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी संकेत मिश्रा का। तो संकेत, जब चुनाव होते हैं तो इस एडीआर रिपोर्ट का इंतजार काफी रहता है, लेकिन इस एडीआर रिपोर्ट के आने से कुछ होता नहीं। बाद में जो भी चुनाव होते हैं उनमें भी इसी तरह से जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जो किया जाना चाहिए आखिरकार पार्टी की तरफ से जो कदम उठाना चाहिए वो होता हुआ दिखता नहीं। देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, मंचों से बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि अपराधियों को दूर रखा जाएगा और अपराध मुक्त माहौल होगा, लेकिन जब बात प्रत्याशियों के चयन की आती है तो स्थानीय सियासी समीकरण साधने और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपराधियों का सहारा लेती हैं और उनको टिकट देती हैं। ये खुलासा हर बार होता है एडीआर की रिपोर्ट में, लेकिन उसके बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में जाती हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक पार्टियों के जिम्मेदार नेता करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिखाने का कुछ और है और उनके मन में कुछ और होता है। किसी भी सूरत में चुनाव जीतना है और ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है जो कि स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, जिसकी धमक हो और वो आसानी से चुनाव जीत सके। तो कहीं ना कहीं ये इस बार भी ऐसा ही एडीआर रिपोर्ट में आया है। एडीआर रिपोर्ट में सामने आया कि जो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े दल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और बसपा, इनके 5-5 जो प्रत्याशी हैं वो आपराधिक किस्म के हैं। इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन ये चुनावी मैदान में है और इनको राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया है। तो ऐसे में और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जिनमें 3 निर्दलीय प्रत्याशी जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ये हालात है, एडीआर रिपोर्ट में सामने आया है और यही राजनीतिक पार्टियों की हकीकत है। लेकिन संकेत ये बताइए, जिस तरह से हाल में हमने तमाम वो चीजें देखी हैं कि सत्ता पक्ष पर विपक्ष किस तरह से हमलावर हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही घेरा जाता रहा है, लेकिन अब एडीआर रिपोर्ट ये अलग तस्वीर को यहाँ पर बयां करती है, खुद विपक्ष को ही कटघरे पर लाकर खड़ा कर देती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही ऐसी पार्टी जिसके 5-5 उम्मीदवार बागी हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा। ये दल लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते रहे, कानून व्यवस्था संबंधित आरोप लगाते रहे, अपराधियों संरक्षण संबंधी आरोप लगाते रहे, लेकिन एडीआर रिपोर्ट ने जरूर ये खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे थे
दोनों दल उनके प्रत्याशी खुद आपराधिक किस्म के हैं और उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तमाम मामले चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर वो जिस तरह से सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर होती आई हैं, लेकिन इस एडीआर रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं उनका मुंह चुप होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दरअसल ये हर बार एडीआर की रिपोर्ट आती है और राजनीतिक पार्टियों की मंचों की बयानबाजी दूसरी होती है और असल में हकीकत कुछ दूसरी रहती है। और मुख्य विपक्षी दल हैं दोनों, इस नाते इनको चयन करना, सोच समझकर चयन करना चाहिए था और ये देखना चाहिए था कि जिन प्रत्याशियों को ये चुनावी मैदान में उतार रहे हैं वो किस, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के हैं। जिस नियत के साथ उतारा गया है, क्या वो नियत पूरी हो पाती है? नहीं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। संकेता हमारे साथ बने रहिएगा। सुरेंद्र जी, ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, दो बड़ी ऐसी पार्टियां प्रदेश की जो इसी के दायरे पर रहती हैं, उनकी रिपोर्ट सामने आई, आपकी भी रिपोर्ट सामने आई है। आपने भी जो यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से एक ऐसे उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। क्यों आखिरकार? प्रियंका गांधी तो लगातार योगी सरकार पर निशाना साधती हैं और हर एक खबर को दिखाती हैं कि न्याय नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं बन रही है। तो इस बात से इस एडीआर की रिपोर्ट का क्या मतलब है जो प्रियंका गांधी जी निशाना साध रही हैं? सर, अगर दागियों को आप इस तरह से समर्थन करेंगे तो ये सवाल क्यों नहीं? कांग्रेस के जिस उम्मीदवार के ऊपर मुकदमे हैं, आपने उन मुकदमों को देखा है क्या कि कौन कौन से मुकदमे हैं? क्या वो आपराधिक मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं? क्या वो उनके पास चोरी का केस है, डकैती का केस है, लूट का केस है या बलात्कार का केस है? या उन्होंने क्या नाम जनता के हित में सड़क रोकी है या जनता के हित में धरना दिया है, उसका मुकदमा पुलिस ने लगाया? देखिए, दो तीन चीजें ऋतु जी, मीडिया को बहुत ध्यान से एडीआर की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर कहीं कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर जो मुकदमा है वो जनता से जनहित के जुड़े हुए मुद्दों में सरकार का विरोध करने का है, अपहरण का, लूट का, बलात्कार का या डकैती का नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए और राजनीतिक मुकदमे राजनीतिक लोगों के ऊपर लगेंगे। एडीआर को भी ध्यान रखना चाहिए और आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, आपका जिम्मेवार चैनल। यानी कि एडीआर की रिपोर्ट पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ ऋतु जी, मैं तो आप पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा मुकदमा है, जरा बताइए आप। नहीं, एडीआर पर तो सवाल हम पहले से उठा रहे हैं। सर, ये पहली बार कोई मामला नहीं है, हाल फिलहाल का तो नहीं कि आपने पहली बार कोई ऐसा मामला ये रखा हो, कोई ऐसा उम्मीदवार या प्रत्याशी उतारा हो। मैंने आपसे दो बातें कही कि राजनीतिक मुकदमे और आपराधिक मुकदमे एक ही श्रेणी में पुलिस अपराध की धारा में ही रखती है। समझिए आप मेरी बात को। हम जब जाते हैं डीएम का विरोध करने या एसपी का विरोध करने तो हमारे खिलाफ 151 का मुकदमा लगता है, तो 151 का ही मुकदमा अपराधी के खिलाफ भी रखता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है एडीआर से भी और आपसे भी, कि आप लोग ये जरूर देखा करें कि पॉलिटिकल आदमियों के खिलाफ मुकदमे लूट के हुए हैं, डकैती के हुए हैं, अपहरण के हुए हैं या बलात्कार के हुए हैं। ये जो संगीन धाराओं, हत्या के हुए हैं, अगर इन धाराओं के मुकदमे को आप जिस तरीके से करें और उन अपराधियों को हम टिकट दें तो निश्चित तौर पर आप वॉचडॉग के तरीके से हमारे ऊपर सवाल उठाइए, लेकिन राजनीतिक मुकदमों को तो बख्शिए आप लोग। यानी कि आप जब सवाल उठाएं तो वो जायज है, आप पर सवाल उठे तो नाजायज। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी रोकना चाहूंगी, नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, सुना आपने क्या यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी को? उनका कहना है कि ये एक ही मामला है, एक ही ऐसे प्रत्याशी हैं और वो भी ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, सुरेंद्र जी की बात मैं सुन रहा था। सुरेंद्र जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ कि प्रत्याशियों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं या आपराधिक मुकदमे हैं, इसका फर्क तो देखना पड़ेगा। अब जैसे लेकिन सर ये रिपोर्ट तो एडीआर की है। नहीं, एडीआर हो या कोई भी रिपोर्ट हो, किसी की रिपोर्ट हो, रिपोर्ट उन्होंने दिया है, वो अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन जनता भी इस बात को समझती है कि अपराधी कौन है। राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे धरना प्रदर्शन के मुकदमे लगते हैं, उनको आप उसके आधार पर अपराधी नहीं कह सकते हैं। अपराधी हैं धनंजय सिंह है, मुख्तार अंसारी है, इस तरह के लोग अपराधी हैं। उनको जनता भी जानती है, एडीआर रिपोर्ट दे या न दे, जनता उन लोग को जानती है कि कौन अपराधी नहीं है। और मैं सुरेंद्र जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये थोड़ा सा फर्क देखना चाहिए कि किस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं और जो मुकदमे दर्ज हैं उससे समाज पर क्या असर है।
अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, अपहरण कराता है, रेप का मुकदमा है, तो उसका एक दूसरा असर पड़ता है। और कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर जनहित के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उसको दूसरे तरीके से जनता देखती है, एडीआर किस तरीके से देखती है, उसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। संकेत, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना होगा और ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, जो ईडीआर रिपोर्ट में तमाम पार्टियों को लेकर जिक्र होता है, जाहिर सी बात है हर एक पार्टी नहीं बोलेगी इस मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक पार्टी इस तरह से संलिप्त है। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से हमने दोनों प्रवक्ताओं की बात की, ये दोनों प्रवक्ता एक चीज सामने आ गई है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये ऐसे मामलों में एकजुट हो जाते हैं और एक तरह से बात करने लगते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये भूल गए हैं कि जब डिप्टी सीएम जो इस समय डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, इनको जब उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, तो इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे तौर पर आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि केशव मौर्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। एक आपराधिक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। कई बयान राज बब्बर के आए और इनके तमाम बड़े नेताओं के बयान आए थे और वो मुकदमे केशव मौर्य के इस सरकार में कई वापस भी हुए। तब भी इन्होंने सवाल उठाया सीधे तौर पर कांग्रेस ने, और दूसरे विपक्षी दल भी सवाल उठाते आए। लेकिन बात अब उपचुनाव की है और इसमें एडीआर की रिपोर्ट जब सामने आई है, ये प्रवक्ता दोनों भूल गए हैं कि एडीआर की रिपोर्ट संगीन मामले, आपराधिक मामले उनका जिक्र करती है, ना कि धरना प्रदर्शन, बवाल, बलवा, इनका जिक्र उन मुकदमों में उस एडीआर की रिपोर्ट में नहीं होता है। एडीआर की रिपोर्ट में 307 और 302 इस तरह से जो आपराधिक वारदातें होती हैं, किसी तरह का कोई षड्यंत्र करना, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, जिला प्रदर, इस तरह की जो कार्रवाइयां जिनके खिलाफ होती हैं, उन अपराधियों का एडीआर ब्यौरा निकलता है और उसमें उनके नाम सामने किए जाते हैं। तो ऐसे में इन दोनों प्रवक्ताओं ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, सब जब प्रत्याशी बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं स्थिति वही बनती हुई नजर आ रही है और इसीलिए एक दूसरे का साथ इनको अभी जरूरी है। धन्यवाद आपका संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।